हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का यह नवमा अध्याय है। हमने गांव की आजीविकाओं के बारे में पढ़ा है। अब जो है हम शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। हमने नगर जीवन के जो आजीविका है उसके बारे में पढ़ा। अब हम शहरी जीवन के जो आजीविका हैं, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर दिया गया है कि गाँव में आजीविका के साधन में आपने देखा था कि खेतों से में मज़दूरी किया जा रहा है। खेतों में जो है अ, किराए पर जो ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं? तो आप सूद पे रुपया ले रहे हैं। आप किराए पर क्या ले रहे हैं? तो किराए पर आप नाव ले रहे हैं। तो इत्यादि काम करके जो हैं गाँव के लोग जो रह रहे हैं, वो अपने-अपने जीवन की जो जीवन यापन है, कैसे जीवन जी रहे हैं, उसके बारे में आपने पहले अध्याय में पढ़ा है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, शहर की जो आजीविका है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि ठेला लगाकर यहाँ पर जो है कुछ बेचा जा रहा है। जो ठेला लगाकर फल बेच रहे हैं, ठेला लगाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जलेबी बेचा जा रहा है या कुछ खाने के सामान बेचे जा रहे हैं। ये स्कूल है, ये ट्रैफ़िक में देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, ये देख सकते हैं बिल्डिंग बन रहे हैं। कुछ-कुछ जो हैं यहाँ पर लोग जो हैं अपने हाथों में लेकर पेपर बेच रहे हैं। तो ये बस है, बस पर जो है बस स्टॉप बना हुआ है, यहाँ पर लोग चढ़ने के लिए आ रहे हैं, बैंक है इत्यादि आप देख सकते हैं। शहर के ये सब जो है चित्र आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27,000 क्या हैं? महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और क्या वे नौकरी करते हैं। यहाँ जो है अपने जीवन जो जीने के लिए क्या-क्या काम करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, ये क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिल रहे हैं, नहीं मिलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह चित्र भी देख सकते हैं, सड़कों का काम करना, सड़कों पर जो है सड़कों पर काम करना। यह वह काम है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। यहाँ जो है मैं यहाँ गिनी-चुनी बार की जो है बार ही आई हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, सड़कों पर काम करना जो आप जानते हैं कि सड़कों पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहली बार आपको हम चित्र के अनुसार दिखा सकते हैं कि चित्र में दिया गया है एक पेपर अ, लेकर दौड़ता हुआ गाड़ी के पीछे व्यक्ति को देख रहे हैं। यहाँ पर जो है झाड़ू लगाते व्यक्ति को देख रहे हैं। ये सब सड़कों पर टेम्पो चलाते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं। यहाँ पर फूल जो है बेचते हुए महिला को देख सकते हैं। ये सब जो है सड़क पर जो है काम हो रहे हैं। सड़कों के बगल में आपको ये सब काम देखते हुए आप करते हुए देख सकते हैं। नाई देख सकते हैं, यही है यहाँ पर। आगे है यहाँ पर शुरू करते हैं फिर से तो कि यह जो है यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी-चुनी बार ही आई हूँ, मतलब बहुत ही कम बार आई थी। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल-पहल थी। सब्ज़ी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह-तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। ऊपर में आपको चित्र हमने दिखाया है। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर-ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था।
उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह-सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पीन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। ये सब जो है सड़क की जो दैनिक जीवन में कार्य हैं ये सब हो रहे हैं। हम उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वालों एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर था। उससे पहले यहाँ पर देखिए आगे हम पढ़ेंगे। इसे देखिए यहाँ पर एक है बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। एक कहानी है। मैं बिहार के एक गांव के रहने गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी ही नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जो है उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वो ये सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 तक की जो है मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें 100 से 150 रुपये खाने के लिए किराए पर खर्च हो जाते हैं, बाकी परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव चला जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मज़दूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ये गाँव में जो है किस प्रकार से गाँव के लोग शहर में आकर रहते हैं और उसका जीवन यापन कैसे होता है, वही यहाँ पर बताया गया है और क्वेश्चन भी वही किए गए हैं। आगे है कि बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और वह कहाँ वे कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों का कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों का तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पट्टी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि उम, काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। ये देख सकते हैं अक्सर सड़क पर जो हैं शहर में काम करने वाले और जीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर काम करना रहना पड़ता है। चित्र में इस ऐसी जगह दिखा रही है जहाँ दिन के वक़्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। आगे है कि हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका पर कमाने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने के लिए विचार कर रही है जिसमें से उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था।
कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह और होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब देखिए बाजार में, जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच ही गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दाँतों का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर डॉक्टर के यहाँ से अब जो है सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर वो गई, क्योंकि मैं कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिल ये जो शोरूम था 3 मंजिला थी। हर मंजिल पर अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँची, जहाँ जो है लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब है बड़ी दुकान में हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले एक यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह-तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और तिरुपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों से जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ये जो है वंदना बोल रही है और यह जो है शहर की बात है। वही यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि क्वेश्चन है कि वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? इसके जो हैं दुकान चलाने क्या-क्या करना पड़ता है? तो आपने यहाँ पर अभी पढ़ा, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे है कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरे को दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर की या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। अब आगे है नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। अब आगे है फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था।
मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती हैं। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और हम जो है उसने क्या किया, बस पकड़ा और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए गई। आह! जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग जो समूहों में बारों में बैठे हुए थे, कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे, रेट को लेकर मोल-तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। यहाँ पर जो है दिहाड़ी के लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और लोग को काम जो होता है वो यहाँ से लेकर जाते हैं और काम करवाते हैं जिनको काम होता है। मज़दूर और मिस्त्री हैं, कुछ जो है जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मज़दूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ ट्रकों का सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं। ये देख सकते हैं लेबर चौक में बैठा हुआ मज़दूर जो है लोगों को काम के इंतज़ार में बैठा है, काम करवाने के लिए कोई आएगा और इसको यहाँ से काम के लिए ले जाएँगे। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं, जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं, जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे हमारे जो हैं वे कमरे में एक तरफ तह तह करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसके बाद जो है उसने वादा किया कि मेरे कपड़े में जरी का काम वो करवा देगी। ये देख सकते हैं जरी का काम हो रहा है, कपड़े मिल को दिखाया गया है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। जिस फैक्ट्री में वह काम करते हैं वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। दिसंबर से कब तक? अप्रैल तक। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम निपट जा पाता है। उसका जो है रात 10 बजे तक काम होता है, 13 घंटे का काम वो करती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे का काम करने के लिए ₹280 मिलते हैं और अतिरिक्त वह काम करती है तो 100 की दर से तक जो है काम उसको आगे मिलता है। अतिरिक्त में ₹100 देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियाँ अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है।
नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवस्था करे तो व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली के चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मज़दूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे का काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मज़दूरी जो है अलग से नहीं मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है काम किए जाते हैं। ये जो है यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे भी गए हैं कि आप जो है निर्मला जैसे काम परिस्थितियों में जिस आधार पर वो कर रही है उसका जो है घंटे का काम कैसे बढ़ाया जाता है वही यहाँ पर पूछा गया है। अब है दफ्तर में कैसे काम होते हैं तो मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसीलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों के बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बाँट दिया है। और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएँ बनानी होती हैं और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले पर यात्राएँ भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फ़ायदे भी होते हैं। देखिए क्या-क्या मिलता है तो बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके जनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के लिए दौरान जो है छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों और फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहाँ उनको ये जो है सुविधाएँ नियमित रूप से दी जाती है। उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारियों की तरह रोज़गार मिलता है। वे लगातार उसी दफ़्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। ये उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी-माँदी बैठ गए। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी एक-दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बाँधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ये शहर के जीवन है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और दिखाए गए हैं कि महानगरों में कॉल सेंटर में काम करता हुआ एक नया क्षेत्र है कॉल सेंटर जो उपभोक्ताओं टीवी, फ्रिज जैसी समस्याओं को खरीदते हैं तो बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं को समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों संबंधी जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉल-नुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफ़ोन, हेडफ़ोन और स्पीकर भी लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियाँ को आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं।
तो यह चैप्टर जो है इस प्रकार ये जो शहर में कैसे जीवन जीवन जो है यापन किया जाता है, कैसे-कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, गाँव के लोग आकर यहाँ पर बसे बसे हुए हैं, अपने जीविका जीने के लिए जीविका की खोज करने के लिए बहुत सारे जो हैं काम करते हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई पेपर बेच रहा है, कोई सरकारी है, कोई अस्थायी है। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है शहर में क्षेत्र में कैसे आजीविका हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।